वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम लोग पीरियोडिक टेबल के कुछ सेशंस कर रहे थे। अब अगला टॉपिक आता है। हम लोग जेड इफेक्टिव कर चुके थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कर चुके थे और हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कर चुके थे, वैलेंसी के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि अगला टॉपिक कौन सा होगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके बाद आपके पास चौथा पॉइंट आता है, दैट इज द एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज किसे हम लोग बोलते हैं? एटॉमिक साइज का मतलब एटम का साइज। किसी भी एटम के साइज को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से अगर हम लोग देखें तो ये मेरा एटम है। अब इसका साइज कैसे नापेंगे? बोले सर यहां तक का साइज। कहां से नापेंगे? बोले सर न्यूक्लियस से नापेंगे। अच्छा ये साइज है। अगर मैंने बोल दिया एक और शेल है और एक अंदर भी एक शेल है तो साइज कहां तक नापेंगे? तो बोले सर यहां तक नापेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक, अगर दो शेल है तो यहां तक, तीन शेल है तो यहां तक। तो मतलब अगर हम लोग देखें तो मेनली अगर एटम में जो भी शेल होता है तो आउटर मोस्ट शेल तक का साइज नापते हैं। आउटर मोस्ट शेल जो इसका कहलाता है वो कहलाता है वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या कहलाता है इसका? वैलेंस शेल। तो किसी भी एलिमेंट में न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस शेल तक की दूरी उसके एटॉमिक साइज को बताती है। इसी वर्ड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये दो तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी रखती है। सबसे पहला फैक्टर आपका एटॉमिक साइज का कौन कौन सा फैक्टर? दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज रिपल्शन। रिपल्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिपल्शन जितना ज्यादा साइज भी उतना ही बड़ा होगा। तो एटॉमिक साइज किससे रिवर्सिबल करता है? आपका आपके रिपल्शन से भी आपके डिफाइन किया जा सकता है। सेकंड चीज आता है आपके पास, दैट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दैट इज इट इज कॉल्ड एज अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइज। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दो फैक्टर्स हमने देखे कि एक तो सिग्मा डिफाइन करता है, एक जेड इफेक्टिव डिफाइन करता है। एटॉमिक साइज को हम लोग जब मेजर करते हैं तो हम लोग रेडियस को दो तीन तरीकों से देखते हैं। सबसे पहला देखा जाता है इसके अंदर कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट रेडियस? कोवैलेंट एलिमेंट, तो जब भी दो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ही क्या कहलाता है? कोवैलेंट रेडियस कहलाता है। आइए देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हम लोग इसको कैसे। अगर हम लोग बात करें, हमने दो एटम्स लिए, मैं बोलता हूं कि एक एटम मेरा ये था और सेम अगर मैं इसी के जैसा ही एक और एटम ले लेता हूं, हम लोग एक और इसी के जैसा ही बिल्कुल डिट्टो सेम एलिमेंट ले लिया मैंने, ये दोनों कोवैलेंटली सेम साइज के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनको दोनों को ज्वाइन करता हूं, क्लियर है? अगर हम लोग देखें तो इनके बीच के न्यूक्लियस की दूरी, यहां से अगर हम लोग बात करें, ये न्यूक्लियस एक का, ये न्यूक्लियस दूसरे का, इनकी दूसरी आधी दूरी, ये दूरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से लेकर न्यूक्लियस प्लस ये न्यूक्लियस, इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ ऑफ द डिस्टेंस, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज आर कोवैलेंट। अगर ये पूरी डिस्टेंस अगर डी है, क्लियर है, तो ये डी का आधा, क्लियर है? मान लीजिए ये एटम ए है तो ये भी एटम क्या होगा? ए होगा। देन डिस्टेंस हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स, क्लियर है? दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर चल रहा है, देन इनके बीच का दैट इज आर कोवैलेंट इक्वल टू डी बाय 2। दैट इज अगर हम लोग बात करें सिंपल, अगर मैं इसको बोलूं आर ए और ये भी क्या होगा? रेडियस ऑफ एटम ए, बिकॉज होमोएटॉमिक एलिमेंट है, दैट इज आर ए प्लस आर ए डिवाइड बाय 2 और आर ए दोनों बराबर है, दैट इज 2 आर ए डिवाइड बाय 2 और ट्वाइस ऑफ द आर ए इज इक्वल टू डी, दैट इज इक्वल टू डी बाय 2। तो ये जो एलिमेंट होता है, मतलब जो एलिमेंट होमोएटॉमिक की बात करें तो उनके अंदर कोवैलेंट रेडियस कैसे निकलती है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम लोग इनकी, तो कैसे देखेंगे? इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अगर मैंने बात की भाई, मैंने क्या ले लिया? हेटेरो एटॉमिक ले लिया। अरे ले क्या लिया? हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक की बात करें तो एक तो मैंने एटम बड़ा ले लिया, क्लियर है, और एक एटम इसके बाद ले लिया मैंने छोटा। दैट मींस एक एटम तो मैंने लिया ए, क्लियर है, और दूसरा एटम मैंने क्या ले लिया? बी। तो अब ये दोनों एलिमेंट की साइज अलग अलग है। आगे जाकर के आप एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मींस यहां से अगर हम लोग देखें तो इसकी डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये जो रेडियस होगी वो आर ए होगी, इसकी रेडियस की बात करें तो ये जो रेडियस होगी वो आर बी होगी। तो अब इसके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस
ये इन दोनों की डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो ये d/2 तो नहीं आएगा, क्योंकि हाफ थोड़ी, अगर एलिमेंट सेम होते तो हाफ आ जाता, बट यहां पर एलिमेंट सेम नहीं है, हेटेरोएटॉमिक है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में जब R कोवेलेंट कैलकुलेट किया जाता है तो कैसे करते हैं, दैट इज RA प्लस RB माइनस 0.09, दैट इज XA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XA? XA अगर हम लोग बात करें तो X को हम लोग क्या मान सकते हैं, दैट इज डेल्टा EN। व्हाट इज डेल्टा EN? डेल्टा EN इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स। और दो एलिमेंट्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही क्या कहलाता है आपके पास, डेल्टा EN। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इनको कैलकुलेट आउट करते हैं। ये था एटॉमिक रेडियाई नॉर्मली, कौन सा, कोवेलेंट रेडियाई। इसके बाद सेकंड आता है आपके पास, सेकंड इज द वंडर वॉल रेडियाई। वंडर वॉल रेडियाई की अगर हम लोग बात करें, मेनली वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो गैसियस एलिमेंट्स के बीच में लिए जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट्स बिटवीन द गैसेस। हम लोग ये मानते हैं कि गैस की पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह रोटेट में रहते हैं, अरे सही है, सुन लो, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से बाउंड नहीं है, बट किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वंडर वॉल फोर्स क्या है, it is half of the internuclear distance between two non-bonded atoms। मतलब दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की आधी दूरी ही क्या कहलाती है आपके पास, वंडर वॉल रेडियाई को बताती है। लेट चेक कैसे। मैंने बोला कि एक एलिमेंट यहां था, ये दैट इज द A एंड A, दूसरा एलिमेंट मैंने लिया, ये A ले लिया, और इसी के साथ मैंने क्या ले लिया, दैट विल बी द B, और तीसरा एलिमेंट मैं बात कर लेता हूं, दिस विल बी द, यहां से दोनों मैंने क्या ले लिए, BB। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये एलिमेंट अपने सेपरेट है, ये सेपरेट है, तो यहां इनके दोनों के बीच की दूरी का आधा अगर मैं पोर्शन लेता हूं, दैट इज R वंडर वॉल। इनके बीच की दूरी का अगर मैं आधा पोर्शन लेता हूं तो ये क्या कहलाएगा, R वंडर वॉल। क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, जो दो नॉन बॉन्डेड एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग उसे कहते हैं। देखते हैं कैसे। तो R वंडर वॉल जो होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 2 into R कोवेलेंट रेडियाई। मतलब ये इक्वल नहीं लिख रहा हूं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। कैसे, मैंने क्वेश्चन दे दिया, इफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ H2 इज 48 picometer, then its van der Waal radii will be। तो पहला ऑप्शन दिया मैंने 48, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 100, ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया 20, हम लोग बोल सकते हैं 4, और फोर्थ ऑप्शन मैंने दे दिया नन ऑफ द अबव। तो मैक्सिमम बच्चा ये सोचने लगता है कि R वंडर वॉल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ द R कोवेलेंट होता है। क्लियर है। और कोवेलेंट रेडियाई मुझे कितनी दे रखी है इन्होंने, दैट इज 48 पिकोमीटर दे रखी है। तो मैंने क्या किया, 2 into 48, मेरा आया आंसर 96। मुझे कहीं भी 96 दिखा नहीं, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। दैट मींस मुझे ये आंसर मुझे सही लगने लग गया। भाई मेरे पास आंसर ही नहीं आया तो मैंने क्या बोल दिया, नन ऑफ द अबव। नहीं, मैंने क्या बोला कि ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब अप्रोक्सीमेटली 96 के आसपास आएगी। अप्रोक्सीमेटली 96 के आसपास कौन सी वैल्यू गिर रही है, 100, देन आंसर विल बी 100। ये एक्जैक्टली इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। दैट मींस इट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो कि आपको आंसर्स को देंगी। देन ये था वंडर वॉल। तो ये तो पता चल गया कि हमारे को एक चीज यहां से पता चलने लग गई कि जो R कोवेलेंट होता है, द R कोवेलेंट वो छोटा होता है किससे, R वंडर वॉल से। ऑब्वियस सी बात है, वंडर वॉल रेडियाई डबल होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट रेडियस आता है इसका, द थर्ड इंपॉर्टेंट रेडियाई इज द मेटालिक रेडियाई। और तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा रेडियाई आ गया, मेटालिक रेडियाई। व्हाट इज द मेटालिक रेडियाई, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर distance between two
दो मेटल्स के बीच का हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो मेटल्स के बीच की आधी दूरी, क्लियर है। मेटेलिक एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच की आधी दूरी, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। हमने स्लेटर रूल से पढ़ा था, जो डी होता है वो कितना होता है, डी ब्लॉक के लिए स्लेटर रूल कितना था, दैट वाज द 0.85, क्लियर है। जो हम लोगों ने सिग्मा की वैल्यू निकाली थी डी ब्लॉक के लिए, वो कितनी थी, 0.85। तो अगर मैं नॉर्मल एलिमेंट लेता हूं तो उसमें जो सिग्मा बढ़ता है वो किससे बढ़ेगा, आपका 0.65 से साइज बढ़ता है, ठीक है। बाकी इसमें कितने से बढ़ता है, 0.15 से। दैट मींस मेटेलिक रेडियाई इज समवॉट स्ट्रॉन्गर देन द वंडर वॉल रेडियाई, बट इट इज वीकर एज कंपेयर टू द कोवेलेंट रेडियाई। तो हम लोग अगर बात करें तो ये बहुत सारे मेटल्स थे, इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियाई। माना कि ये क्या है, हमारे पास मेटल्स है, और ये क्या है भाई, मेटल्स है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो मेटेलिक रेडियाई के बीच की आधी दूरी ही क्या कहलाएगी, मेटेलिक रेडियाई। तो यहां से अगर देखें तो सबसे पहले कौन आया, आर कोवेलेंट, उससे वीक कौन आया, आर मेटेलिक, और सबसे वीक कौन आया, आर वंडरवॉल। क्लियर है। ये तो हुआ स्ट्रेंथ की बात, ये किसकी है, स्ट्रेंथ। अगर रेडियस की बात करें तो सबसे बड़ी कौन है, आर वंडरवॉल, उससे छोटा कौन है, आर मेटेलिक, और सबसे छोटा कौन आ जाएगा, आर कोवेलेंट। तो ये आपके रेडियस का ट्रेंड चलेगा। क्लियर है। ये था एटॉमिक रेडियाई के बारे में थोड़ा सा। अब उसके बाद देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड में कहां काम में आते हैं। अब तक हम लोगों ने पीरियोडिक ट्रेंड्स नहीं देखे थे, तो मेटेलिक और इन सभी रेडियस को हम लोग अब देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स में, कि पीरियोडिक टेबल में ये कहां पर काम आते हैं। लेट्स चेक। हम लोग एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। अब अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड में, पीरियड्स की बात करें तो यहां से सबसे पहला एलिमेंट हम लोग फर्स्ट और सेकंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड लास्ट वन फ्लोरीन, एंड एट लास्ट विल बी द नियॉन। नियॉन की हम लोग इसलिए नहीं बात करते क्योंकि ये क्या है, एक गैस है, और गैसेस में कौन सा फोर्स लगता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो इसको भी लेफ्ट आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम एलिमेंट्स का लिखे तो इसका आता है 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3 और 2p4, 2p5। अगर हम लोग देखें तो सारे एलिमेंट जो आए हैं आपके फिलअप होकर के, वो किस में आ रहे हैं, सेकंड शेल में आ रहे हैं, सेकंड शेल में आ रहे हैं। दैट मींस इन सभी का जो पीरियड है वो कौन सा है, सेकंड पीरियड है। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूं कि अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बोला सारे एलिमेंट कौन सा आ रहे हैं, सेकंड शेल में आ रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक सेकंड शेल बना लिया। ये मान लीजिए सेकंड शेल है, ये मेरे पास आ गया न्यूक्लियस इसका। मैंने बोला पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर। आप लोगों को ये चीज पता है कि जितने एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। दैट मींस यहां पर एक प्रोटॉन बढ़ गया। मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन और आया तो एक प्रोटॉन और आया। मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन और आया तो एक प्रोटॉन और आया। मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन और आया तो एक प्रोटॉन और आया। दैट मींस प्रोटॉन के नंबर भी यहां पर बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन की डेंसिटी यहां पर क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की हर इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ रही है। क्या इलेक्ट्रॉन इस शेल से बाहर जा सकता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन को तो सेकंड शेल में ही रहना है सब जगह, तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेगा, और इसके बीच में डिस्टेंस भी बहुत अच्छा खासा है, तो रिपल्शन मायने नहीं रख रहा है अभी। अब यहां पर क्या मेजर होता है, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन पर इन प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अरे व्हाट वाज दिस अट्रैक्शन फोर्स कॉल्ड। याद करिए वो टाइम जब मैंने आपको सिखाया था, मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव वाला आपने वीडियो देखा है, कि जब अट्रैक्शन किसके ऊपर लगता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है। कौन लगाता है, न्यूक्लियस। तो कहना इससे जेड इफेक्टिव हो रहा है। तो हर एक प्रोटॉन के बढ़ने के साथ साथ, हर एक प्रोटॉन के बढ़ने के साथ साथ इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मैंने बोला अरे भाई जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव 1 अपॉन साइज था, तो साइज से क्या हो गया भाई, छोटा होता जा रहा है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, द जेड इफेक्टिव ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जेड इफेक्टिव भी क्या होता है, बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है इसका, अरे डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ इसका साइज क्या हो गया, डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एलिमेंट्स के साइज में क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए कैसे हम लोगों ने क्या किया, द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस वन, कि यहां से हम लोगों ने क्या किया कि एक ऑडिटोरियम लिया यहां से, क्लियर है। यहां पर एक स्पीकर लगा हुआ है, दैट इज द साउंड बूस्टिंग स्पीकर, क्लियर। मैंने बोला कि यहां पर एक व्यक्ति आएगा तो इस स्पीकर का वॉल्यूम +1 करता जाएगा। जब एक व्यक्ति था तो वॉल्यूम 1 पर था,
जब 2 व्यक्ति हुए, अब वॉल्यूम मेरा कितना हो गया +1, मतलब वॉल्यूम मेरा 2 पर हो गया। क्या आप कह रहे हैं कि इन दोनों को सुनाई देने वाली जो फ्रीक्वेंसी थी आवाज की वो डबल हो गई होगी? मैंने बोला तीसरा व्यक्ति और आके बैठना उसको इसी पर है, तो इसकी वॉल्यूम की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गई। क्लियर है कि नहीं? +3 आ गया यहाँ पर। मैंने बोला एक व्यक्ति और आके बैठ गया यहाँ पर, चौथा व्यक्ति भी आ गया, तो अब इस स्पीकर का वॉल्यूम कितना हो गया? +4। और चारों को सुनाई देने वाली आवाज हर इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ रही है। अब इस स्पीकर को लीजिए, दिस स्पीकर वाज अ न्यूक्लियस। ये स्पीकर क्या था? न्यूक्लियस था। जो आवाज आप बढ़ा रहे थे वो क्या थी? इस स्पीकर का जेड इफेक्टिव था और अट्रैक्ट कर रहा है। डीजे तेज बज रहा है, आपके पांव थिरक रहे हैं, आप नाचने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां से हम लोग गए तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। एंड दिस वाज द शेल। ये जो बेंच थी वो क्या थी? इसका सेकंड शेल था। और ये जो गजोदर हमारे बैठ रहे थे भाई साहब, ये कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। और एक्सप्लेन समझ में आया? तो इन हर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे डीजे तेज बज रहा है वैसे वैसे मेरा मन कर रहा है मैं उसके पास जाकर नाचूं। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या चाहेगा? मैं इसके पास आता जाऊं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे कि इसके पास आएगा तो अरे साइज यहां तक आ जाएगा। तो जैसे जैसे आवाज बढ़ेगी हर व्यक्ति डीजे के पास जाएगा, और जब डीजे के पास जाएगा तो आवाज के साथ साथ इसकी साइज क्या हो जाएगी? अरे साइज छोटी हो जाएगी। दैट मींस साइज क्या होती है? दैट इज 1/z इफेक्टिव होती है। तो साइज क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ प्रोटॉन बढ़े, प्रोटॉन बढ़ने के साथ जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साइज घटा। तो वापस एक बार रिपीट करें, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े, और वापस बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े, प्रोटॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज घटा। अरे भाई लेफ्ट टू राइट क्या हुआ? साइज घटा। लेफ्ट टू राइट क्या हुआ? साइज घटा। लेफ्ट टू राइट क्या हुआ? साइज घटा। और आई बात समझ में? अब बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप, अब ग्रुप की बात कर लूं मैं, दैट मींस हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एंड दिस वन वाज द सीजियम। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगा। कैसे बताएगा? हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1 होता है। उसके बाद क्या होता है? और वैलेंसी में पढ़ा है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर देखो ना, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रखा है मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है? अगर ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो केवल नंबर ऑफ शेल बढ़ाओ। ये 1s1 है तो ये कितना? 2s1, ये कितना? 3s1, ये कितना? 4s1, ये कितना? 5s1, ये कितना? 6s1। अरे बेटे क्या कर रहे हो? ये 1 2 3 4 5 6। अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें? अभी आप बताओगे। शेल्स बढ़ेंगे भाई इनके एलिमेंट्स के, कैसे निकाला मैंने? अरे और करके लिख दे भाई, 1s2 और 2s1। सोडियम क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। मैंने तो सिर्फ लास्ट वाला लिखा है भाई, मैंने तो केवल क्या लिखा है? बैलेंस शेल लिखा है, क्योंकि मुझे साइज में मतलब ही इसी से है। मैंने पहली बार में ही बता दिया था कि रेडियस क्या होता है, कि एटम के न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक की दूरी, तो मुझे मतलब ही किससे है? सिर्फ वैलेंस शेल से। आइए भाई हम लोग अब बना लेते हैं इनके साइजेस के एलिमेंट्स, किस किस को हम लोग कैसा कैसा देते हैं। लेट्स चेक, हम लोग देखें एक बार। तो हम लोगों ने इसको अब एक बार इसको बनाते हैं। ये मेरा पहला आइटम, ये मेरा दूसरा आइटम, ये मेरा तीसरा आइटम, ये मेरा चौथा आइटम, ये मेरा पांचवा आइटम। अरे भाई अलग अलग शेल से मैंने बना दिया इसको। अब मैं क्या करता हूं, मैंने बोला कि ये सर्कुलर पाथवेज होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं न्यूक्लियस में। क्लियर है? ये मेरा हो गया न्यूक्लियस। मैंने बोला मेरे पास जैसे जैसे ये शेल कौन सा है? दिस वाज 1s, दिस वाज 2s, दिस वाज 3s, दिस वाज 4s, और ये क्या हो गया? 5s। एक और बाहर ले लेते हैं तो हम लोग, मैं ऐसे ही बना देता हूं, दिस वाज द 6s। अब मैंने क्या किया कि सर अब इनके डिस्टेंस नाप ले हम लोग। हाँ बेटा क्यों नहीं नापे, नापने के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पर। तो ये मेरे हुई पहली डिस्टेंस, ये मेरे हुई दूसरी डिस्टेंस, ये मेरे हुई तीसरी डिस्टेंस, ये मेरे हुई चौथी डिस्टेंस, और ये मेरे हुई पांचवी डिस्टेंस, एंड लास्ट वन इज द, ये हुई सिक्स्थ डिस्टेंस। और सब कुछ मैंने ऐसे बता दिया। तो पहला 1s तक मेरा कौन आ रहा था? क्या मैं ये कह सकता हूं ये हाइड्रोजन यहां पर आ रहा था? अरे सर हाँ, 1s पे तो हाइड्रोजन है। 2s पर कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एंड लास्ट वन इज द सीजियम। तो मेरे को क्या पता चला कि ये मुझे दिख रहा है कि एटम साइज हाइड्रोजन इतना सा, लिथियम थोड़ा बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, और रुबिडियम उससे बड़ा। तो डाउन द ग्रुप चलने पर अरे शेल के नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। शेल इंक्रीज तो साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। आगे बहुत काम आने वाली ये चीजें। तो साइज इंक्रीज तो हाइड्रोजन सबसे छोटा, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, एंड फिर रुबिडियम।
ये आपके पास, एंड एट लास्ट सीजियम विल बी देयर। तो साइज का ट्रेंड डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज। ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहां पर साइज क्या चलेगा, हाइड्रोजन से बड़ा कौन है, लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, एंड रुबिडियम से बड़ा सीजियम। अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनके बारे में साइज में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि ये साइज का ट्रेंड होता है। अब देखते हैं जहां से क्वेश्चंस रेज होता है। क्वेश्चन आया मेरे पास, द करेक्ट ट्रेंड ऑफ साइज ऑफ बोरॉन फैमिली। अरे बोरॉन फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट ट्रेंड क्या होता है, मुझे पहला ऑप्शन उसने दिया कि बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थीलियम। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड उसने साइड दिया, बोरॉन से छोटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से छोटा गैलियम, गैलियम से छोटा इंडियम, इंडियम से छोटा थीलियम। मुझे उसने तीसरा साइज दिया, बोरॉन से छोटा गैलियम से छोटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से छोटा इंडियम और इंडियम से छोटा थीलियम। मुझे फोर्थ साइज दिया, बोरॉन से छोटा गैलियम, गैलियम से छोटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से छोटा थीलियम, एंड एट लास्ट विल बी द इंडियम। मेरे दिमाग में क्या चलता है कि सर आपने मुझे बताया था, वही मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड लास्ट वन इज द थीलियम। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये 2p1 होगा, ये 2p2 होगा, ये 2p3 होगा, दैट वाज 2p4 एंड लास्ट वन इज द 2p5। टॉप टू बॉटम चल गया सर में, जब टॉप टू बॉटम चला तो मेरे पास 2p आया, और सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये क्या होगा, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड दैट वाज द थीलियम। मैंने क्या किया, यहां से देखे तो ये 2p1 है, तो ये 3p1 होगा, ये 4p1 होगा, ये 5p1 होगा, एंड लास्ट वाज द 6p1। डाउन द ग्रुप में चला, इसमें मेरे पास क्या हो रहा है सर, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, तो शेल इंक्रीज होते हैं तो साइज भी क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। तो मेरे पास सबसे छोटा बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड एट लास्ट दिस वाज द थीलियम। तो ये ट्रेंड लगाते ही मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये ऑप्शन लगाया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सर अभी तो आपने बताया कि शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, फिर ये मेरा कैसे गलत हो गया। देखिए सिग्मा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इनको डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पर एलिमेंट है गैलियम, यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, दैट इज 4p। 4p के पहले क्या आया होगा, 4s, और जब 4s आता है तो इन दोनों के बीच में 3d भी अपने एलिमेंट्स ला चुका होगा। जब बात 3d की आती है तो हमें पता है कि सिग्मा सबसे ज्यादा किसका, s का, p का, d का और f का। तो d का सिग्मा क्या हो गया आपके पास, अरे वीक हो गया। d का सिग्मा क्या हो गया, वीक हो गया। तो मुझे पता है z इफेक्टिव इक्वल टू किसके बराबर, z माइनस सिग्मा होता है। तो जब सिग्मा कैसा हो गया, मेरा वीक हो गया, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ मेरा z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो जो गैलियम का साइज है, क्लियर है, वो छोटा हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, आपके यहां से बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका आ जाएगा आपके पास। ये तो हम लोग अगर ट्रेंड देखें तो बोरॉन से बड़ा कौन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा कौन, गैलियम, गैलियम से बड़ा कौन, इंडियम, और इंडियम से बड़ा कौन आएगा, थीलियम। ये लास्ट ट्रेंड देखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला ट्रेंड होना चाहिए था, बट ये सारे ही ट्रेंड गलत हो गए। मेरे पास यहां पर जो चेंज आना चाहिए उस चीज को देखना है। तो मेरे पास Z इफेक्टिव के कारण, अरे Z इफेक्टिव किस में काम कर रहा है, गैलियम में, तो इसके वीक शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसका क्या हो गया, Z इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। Z इफेक्टिव हो गया तो क्या हो गया, साइज घट गया। तो होना तो ये चाहिए था, बट इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और ये एल्यूमिनियम से पहले आ जाता है। तो बोरॉन से बड़ा कौन है, गैलियम, गैलियम के ऑलमोस्ट इक्वल आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम से बड़ा थीलियम। और भी अगर लिखने की कभी बात आ जाए तो ये करेक्ट ट्रेंड है। बोरॉन से बड़ा कौन, गैलियम, गैलियम से बड़ा कौन, बोरॉन से बड़ा कौन, गैलियम, गैलियम से बड़ा कौन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा कौन, इंडियम, और इंडियम से बड़ा कौन, थीलियम। और इसे ध्यान में रखना है आपको, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जेईई के पेपर में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट के पेपर में भी आ चुका है, ये पेपर स्टेट पीएमटी में भी आ चुका है, ये पेपर आपके आरपीएससी में भी आ चुका है। तो मतलब ये क्वेश्चंस हर जगह अपने वर्ड्स रखते हैं। तो ये थी बोरॉन फैमिली जो सबसे ऊट पटांग मानी जाती है हर चीज में। तो यहां से हम लोगों ने इसको निकाला कि बोरॉन फैमिली के साइज का ट्रेंड ये होता है।
नेक्स्ट अगर देखें इसके बाद आता है आपके पास डी ब्लॉक के साइज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के साइज देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu एंड लास्ट वन इज द Zn। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 3d1, d2, d3, मैं इसको d5 ना लिख के d4 ही लिख रहा हूं, d4, d5, d6, d7, d8, d9 एंड लास्ट वन इज द d10। मैंने क्या बताया कि सारे किस में आ रहे हैं? 3 में। ये सब 3 के पार्ट्स हैं। दैट मीन्स वही बात आ गई हमारे पास कि मेरे सारे इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं आपके पास? मेरे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं आपके पास? डी सब शेल में फिलअप हो रहे हैं। तो ये मेरा 3D शेल मान लूं मैं इसको, क्लियर है? इसको मैंने मान लिया 3D शेल, ये मेरा हो गया न्यूक्लियस। मैंने बोला ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ रहा था? प्रोटॉन बढ़ रहा था। तो अब तक तो हम यही देख रहे थे, बट जब इलेक्ट्रॉन के नंबर यहां से बात करिए यहां तक और बढ़ते गए तो अब मेरे पास क्या आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल करने लगेंगे आपस में। तो जैसे जैसे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पास पास आने लग गए, तो इनके बीच में भी क्या होता है? रिपल्शन बढ़ने लगता है। तो अब मैं जब और इलेक्ट्रॉन लाके रखूंगा, क्लियर है, तो और ज्यादा रिपल्शन होगा। दैट मींस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, क्लियर है, बट डी शेल बहुत दूर है तो इनके बीच का रिपल्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। भाई 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन तक तो मैंने यहां से देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, तो आपके पास क्या हो रहे थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे थे। तो D5 तक तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि प्रोटॉन का इंपैक्ट ज्यादा था, दैट इज Z इफेक्टिव, और रिपल्शन कम था। मैंने बोला 5, 6 और 7 जने आ गए, दैट मींस यहां पर क्या हुआ? इनका इंपैक्ट थोड़ा सा घट गया, दैट इज Z इफेक्टिव क्या हो गया? ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ रिपल्शन भी बढ़ रहा है, और एट लास्ट रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया कि Z इफेक्टिव कमजोर पड़ गया रिपल्शन से। आइए देखते कैसे। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक रूम था रेंट पे, पहले मैं अकेला रह रहा था तो मैं मर्जी आ जा रहा हूं। अब क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त आया, वो भी इसी रूम में रहने लग गया, तीसरा रूममेट आया तो भी यहाँ रहने लग गया, 4 रूममेट तक तो हम लोगों ने 4 कोने बांट लिए। अब क्या होगा? जैसे ही 5वां रूममेट आएगा, अब ये इससे भी लड़ेगा, इससे भी लड़ेगा कि मुझे भाई जगह दो। 6ठा रूममेट आया तो पहले वाला तो लड़ ही रहा था, ये भी लड़ेगा। देन 7वां रूममेट आया तो जब तक तो ये यहाँ पर ये जो फाइट अप चल रहा है इनका 8 इलेक्ट्रॉन तक तो हम लोगों ने देखा कि ये फाइट अप करके यहाँ पर इन जगहों पर सेट हो रहे हैं, क्लियर है? मकान मालिक ने जैसे ऐसे सामंजस्य कर लिया। अब बात करते हैं कि भाई एक बात करें, मेरा 9वां रूममेट और आ गया, मेरा 9th रूममेट और आ गया। ये बोले मैं जाऊं तो जाऊं कहां? ये सबसे झगड़ा कर रहा है। अरे शुरू के 4 ने 4 कोने पकड़ लिए, उसके बाद के 4 ने 4 दीवारें ले ली। ये यहां जाए तो ये दोनों लड़े, ये यहां जाए तो ये दोनों लड़े, दैट मींस ये कहीं भी जाएगा। इसके बाद 10वां और आ गया तो ये तो इनसे भी लड़े, तो सब तक झगड़ा ही झगड़ा हो गया। अरे झगड़े का मतलब सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। अरे यहाँ तक तो रिपल्शन क्या था? यहाँ तो अट्रैक्शन फोर्स था कि हम सब भाई भाई हैं, भाई बढ़ गए तो झगड़े हो गए कि भाई अब हम लोग कहाँ रहें। जैसे जैसे सामंजस्य बिठाया ही था अभी तक कि 2 व्यक्ति और आ गए, अब ये कहाँ जाए? तो यहाँ पर क्या हो गया? रिपल्शन बढ़ गया। अरे साइज तो यही था रूम का, और यही तो मेरा 3D था, और यही तो मेरे इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ से क्या हुआ? ये ट्रेंड आया। तो शुरुआत में तो क्या होता है? साइज इंक्रीज, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स का साइज क्या होता है? बराबर, और एट लास्ट साइज क्या होता है? इंक्रीज। दैट वॉज द डी ब्लॉक ट्रेंड। और ऐसे ही हम लोग ट्रेंड्स और बढ़ते जाएंगे, कुछ और फैक्टर्स भी सीखेंगे, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इन चीजों के बारे में भी मैं सेशंस डालूंगा। वो चीज आप 12th के डीप ब्लॉक में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे कनेक्टेड विद मी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।